जिस तरह से जिला सांबा से भी इस तरह की एक वारदात जो है सामने आई थी। इसी बीच अब जिला कठुआ की बात करते हैं तो वहां पर भी इस तरह की वारदातें जो है वो सामने आ रही हैं। देर रात की बात करें तो पुलिस को जो है बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पर इस पशु तस्करी के एक सक्रिय जो एक तरह से आदमी जो था उसे पकड़ लिया गया और उस पर जो है अब कार्रवाई की जा रही है। जहां पर बात करते हैं लखनपुर की, तो लखनपुर में भी लगातार सवाल जो है उठाए जाते हैं कि आखिर अगर वहां पर कड़ी चौकसी के साथ अगर वहां पर सिक्योरिटी लगाई गई है और जो भी गाड़ियां वहां से निकलकर आती हैं अगर उन गाड़ियों की चेकिंग सही तरीके से की जाती है तो फिर किस तरह से ये पशु तस्कर जो है अपनी इस तरह के काम को अंजाम देने के लिए जो है सक्रिय हो जाते हैं। इसी के साथ जहां पर पिछले कल की बात करते हैं, सांबा में भी 16 पशुओं को जो है एक तरह से बचाया गया था, जहां पर ट्रक में लादकर जो है इन पशुओं को लाया जा रहा था। जहां पर आज की जहां पर बात करते हैं तो एक और बड़ा मामला जो है सामने आया है, जहां पर अब प्लास्टर ऑफ पेरिस के बोरे जो है ये लादे गए थे इन ट्रक्स में और इसी के बीच में पशुओं को भी जो है रखा गया था। किस तरह से इस वारदात को अंजाम देने की कोशिश की जा रही थी, चलिए इसी पर तमाम जानकारी लेते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता सरबजीत जुड़ चुके हैं। सरबजीत, क्या कुछ पूरा मामला है, किस तरह से ये बड़ी सफलता जो है पुलिस को हाथ लगी है? चेतना, ये गाड़ी जो है पंजाब से जम्मू कश्मीर के जैसे ही इंटर हुई है और लखनपुर पुलिस द्वारा वहां पर नाका लगाया हुआ था। हर गाड़ी की वहां पर जांच की जाती है और जब ये गाड़ी वहां पर जांच टीम के पास पहुंची है तो एक गाड़ी चालक ने ये बताया कि गाड़ी में पीओपी लगी हुई है। लेकिन जब शक के आधार पर लखनपुर पुलिस टीम की द्वारा वहां पर इस गाड़ी की जांच की गई तो इसमें से अवैध रूप से लेके जाए जा रहे 12 मवेशियों को लखनपुर पुलिस ने वहां पर बरामद किया है और उनको मुक्त करवाते हुए एक तस्कर को यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि पीओपी की आड़ में एक विशेष कैविटी गाड़ी में बनाई गई थी। गाड़ी के छत के ऊपर भी पूरी तरह से पीओपी के बैग्स लदे हुए थे और गाड़ी का जो पीछे का हिस्सा रहता है वहां पर भी पीओपी के बैग्स यहाँ पर लदे हुए थे। लेकिन बीच में इस तरह बेजुबानों की यहाँ पर तस्करी का प्रयास जो है ये यहाँ पर किया जा रहा था, जिसको लखनपुर पुलिस की टीम ने यहाँ पर विफल करते हुए 12 मवेशियों को मुक्त करवा लिया है, जबकि एक आरोपी को यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया गया है। बिल्कुल सरबजीत, जिस तरह से लगातार ये तस्करी के मामले जो है ये सामने आ रहे हैं, इस बीच जहां पर प्रवेश द्वार लखनपुर की बात करते हैं तो हर बार ये सवाल उठाए जाते हैं कि आखिर लखनपुर से किस तरह से ये लोग जो है इस एरिया को क्रॉस कर जाते हैं। लेकिन जहां पर अब लखनपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, क्या लगता है कि अब लखनपुर पुलिस जो है या लखनपुर में जिस तरह से नाका लगाया जाता है वहां पर वो पुलिस जो है और सतर्क हो चुकी है? जी बिल्कुल चेतना, अगर औसतन अगर बात करें तो 3000 गाड़ियों की आमद यहाँ पर रहती है। हर गाड़ी को गहनता से जांच कर पाना मुश्किल है, लेकिन जब भी यहाँ पर नाकेबंदी होती है तो जिस गाड़ी पे शक पुलिस को होता है तो उस गाड़ी की पूरी गहनता से जांच यहाँ पर की जाती है। तो इससे पहले भी हमने आपको कई बार अपने दर्शकों को भी दिखाया है कि किस तरह से फ्रूट की आड़ में, वेजिटेबल्स की आड़ में, या के बंद कंटेनर में या फिर जो ऑयल टैंकर्स होते हैं उनकी आड़ में यहाँ पर मवेशी तस्करी का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा था, जिसको लखनपुर पुलिस ने यहाँ पर विफल किया है। आपको बता दें कि जो जम्मू कश्मीर का प्रवेश द्वार है लखनपुर, यहाँ पर पुलिस की टीमें जो है 24/7 यहाँ पर तैनात रहती हैं। जब से कोविड की रिस्ट्रिक्शंस हैं, जब से गाइडलाइंस को उसको फॉलो करवाने के लिए पुलिस टीमें यहाँ पर रहती हैं, तो उसी के दौरान यहाँ पर नाकेबंदी की जाती है, गाड़ियों को रोका जाता है, जांच की जाती है। तो उसी जांच का, उसी सत्ता का नतीजा है कि आज पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पुलिस ने 12 मवेशियों को यहाँ पर तस्कर के चंगुलों से मुक्त करवाते हुए एक आरोपी को यहाँ पर गिरफ्तार किया है। बिल्कुल सरबजीत, क्या कुछ पता चल पाया है कि ये ट्रक जो है ये कहां को जाने वाला था और कहां पर जाकर जो है ये पशु तस्करी की वारदात को जो है अंजाम देने वाला था? जी बिल्कुल, अभी तक तो पुलिस के जो अधिकारी हैं, जो हमारे सूत्र हैं, वो यही बता पाए हैं कि ये गाड़ी पंजाब से जम्मू कश्मीर की सीमा में एंटर हुई थी, लेकिन ओरिजिन इसका पंजाब में है। जाना इसने कहाँ है, इसकी जांच जो है वो पुलिस कर रही है। हालांकि जिस शख्स को यहाँ पर गिरफ्तार जो पुलिस ने किया गया है वो भी रियासी के इलाके का बताया जा रहा है। पुलिस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है कि कहाँ से गाड़ी लोड हुई है, कहाँ इसने जाना है, किस तरह से इन्होंने विशेष कैविटी यहाँ पर बना रखी थी, कहाँ से ये पूरा माल लोड किया गया है। पूरी हर बात की जांच जो है वो पुलिस यहाँ पर कर रही है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारी देने के लिए। तो जिस तरह से लगातार पशु तस्करी के मामले जो है ये बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इसी के साथ पुलिस की बात करते हैं तो पुलिस भी सतर्क है और लगातार कोशिश यही की जाती है कि इस तरह की वारदात को अगर कोई भी शख्स अंजाम देने की कोशिश करता है तो उसे जो है विफल किया जा सके। चलिए अब इसी के साथ रुक करते हैं अगली खबर की ओर और बात करते हैं जम्मू कश्मीर की सियासत की। जिस तरह से जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सियासत हिलती हुई नजर आ रही है, इसी बीच
जम्मू सूबे में अब किला ढहने से नेशनल कॉन्फ्रेंस सख्ते में आ चुकी है। जनाधार लगातार कम होने से नेशनल कॉन्फ्रेंस की मुश्किलें भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ पार्टी की अगर बात करते हैं तो पार्टी में बिखराव को रोकने में अब नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो जुट चुकी है और दिग्गज नेताओं को अपने जनाधार बनाने की कोशिश की जा रही है। कई पूर्व विधायकों ने भी अब भाजपा का दामन थाम लिया है। जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं, शुरुआत जहां से हुई थी देवेंद्र सिंह राणा और सुरजीत सिंह सलाथिया ने जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का रुख अपनाया था, उसके बाद कई और नेताओं की अगर बात करते हैं जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़ा और अब वो भारतीय जनता पार्टी की ओर रुख कर रहे हैं। कल की अगर बात करते हैं तो कल भी भारतीय जनता पार्टी के जम्मू मुख्यालय में जो है कार्यक्रम रखा गया, जिसमें पूर्व विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। जिसमें अगर खासतौर पर अगर बात की जाए तो किस तरह से पूर्व मंत्री प्रेम सागर और पूर्व विधायक कमल अरोड़ा ने भाजपा का दामन थाम लिया है और किस तरह से अब नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें किस तरह से सख्ते में आ चुकी है और किस तरह से कोशिश ये की जा रही है कि इस बिखराव को रोका जा सके। इसी पर चलिए अब तमाम बातचीत करते हैं। हमारे साथ हमारे सीनियर साथी विनोद कुमार जुड़ चुके हैं। विनोद जी, आपसे जानना चाहेंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस यहां पर टूटती हुई नजर आ रही है, लेकिन एक बार फिर इस तरह से दर्शाने की कोशिश कर रही है कि अभी भी बहुत स्ट्रांग है और कुछ ऐसे दिग्गज लोगों को अब अपनी पार्टी में अपना रही है ताकि जिस तरह से जो जगह यहां पर खाली हुई है उसका किसी तरह का असर जो है वो पार्टी पर ना हो पाए। बिल्कुल चेतना, ये प्रयास किया जा रहा है कि पार्टी को स्ट्रेंथन कैसे बनाया जाए और मजबूत कैसे किया जाए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को जम्मू प्रोविंस में बहुत बड़ा झटका लगा है। पहला झटका तो तब लगा था जब देवेंद्र सिंह राणा प्रोविंशियल प्रेसिडेंट होने के नाते उन्होंने पार्टी को छोड़ दिया था और सुरजीत सिंह सलाथिया जो फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके, उन्होंने पार्टी को अलविदा कह दिया था। लेकिन उसके साथ साथ काफी सारे और लोग भी पार्टी को छोड़ गए। जैसे आपने प्रेम सागर अजीज की बात की, वो फॉर्मर मिनिस्टर रह चुके, भले ही कांग्रेस के कोटे से मिनिस्टर बने थे, लेकिन बनी में चुनाव लड़ने की इच्छा से, नेशनल कॉन्फ्रेंस की टिकट पर बनी से चुनाव लड़ने की इच्छा से उन्होंने पार्टी को ज्वाइन किया था। लेकिन देवेंद्र सिंह राणा के जाते ही उन्होंने भी पार्टी को अलविदा कह दिया। कमल अरोड़ा की बात कर रहे हैं, उन्होंने अपनी पार्टी ज्वाइन की थी, लेकिन पहले अगर वो टिकट पे नेशनल कॉन्फ्रेंस जीते थे पहली बार एमएलए, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की टिकट से जीते थे। धर्मवीर सिंह जम्वाल डेप्यूटी मेयर रह चुके हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस, उन्होंने भी पार्टी को अलविदा कह दिया और भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया। सेटबैक तो बड़ा पहुंचा है, लेकिन लीपापोती कर रहे हैं, पर्दादारी कर रहे हैं कि पार्टी को कोई नुकसान नहीं हुआ। और ये प्रयास भी किया जा रहा है कि जम्मू प्रोविंस में और पार्टी को मजबूत कैसे बनाया जा सकता है। उन्होंने जम्मू प्रोविंस को 4 जोन में तब्दील कर दिया। चेतना, बड़ी इंपॉर्टेंट बड़ा फैसला जो उन्होंने लिया, 4 जोन में जम्मू को डिवाइड कर दिया गया है और हर जोन का अलग अलग प्रेसिडेंट बना दिया है। अगर हम किश्तवाड़, रामबन और डोडा की बात करें, वहां पे सज्जाद किटलू जो फॉर्मर मिनिस्टर रह चुके हैं उनको प्रेसिडेंट बनाया है। उधमपुर रियासी की बात करें तो गनी मलिक को बनाया है। अगर पुंछ रजौरी की बात करें तो जावेद राणा को बनाया है। जम्मू, सांबा और कठुआ की बात करें तो रामपाल, वो भी फॉर्मर मिनिस्टर रह चुके हैं, उनको प्रेसिडेंट बनाया है। संगठनात्मक बदलाव जरूर किया जा रहा है, लेकिन परिणाम क्या आएंगे ये आने वाला वक्त बताएगा। बिल्कुल विनोद जी, ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से अगर बात करें जो भी लोग ये पार्टी को जो है छोड़ चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी का रुख कर रहे हैं, अगर इनसे अगर मीडिया की अगर बात करें, मीडिया जब इनसे सवाल करती है तो टाल मटोल करते हुए नजर आते हैं, खुलकर बता नहीं रहे हैं कि आखिर क्या ऐसी बात हुई कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़कर आपको यहाँ पर आना पड़ा। जहाँ पर कल की अगर बात करें, कमल अरोड़ा से जब हमारे संवाददाता ने बात करने की कोशिश की है और पूछने की कोशिश की कि क्या फारूक अब्दुल्ला से कोई बात हुई है, या फारूक अब्दुल्ला की अगर बात करें तो उन्हें किसी तरह का कोई दुख नहीं है कि उनके नेतागण जो हैं वो पार्टी को छोड़ रहे हैं, तो उस पर भी कमल अरोड़ा ने जो है कुछ साफ तौर पर कुछ नहीं कहा और बात को जो है टालते हुए नजर आए। मुझे लगता नहीं है कि ऐसा कुछ उनके पास बचा है जो कहा जाए या कोई अपनी जस्टिफिकेशन दी जाए कि हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस को क्यों छोड़ा, अपनी पार्टी को क्यों छोड़ा और भारतीय जनता पार्टी को क्यों, उनका दामन क्यों थामा। अगर चेतना गंभीरता से देखा जाए तो सच्चाई ये है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है समानांतर है, पैरेलल है, कहीं से मेल खाती ही नहीं। वो ऑटोनॉमी की बात करते हैं, ये 370 को तोड़ने की बात करते थे। अब ये लोग अगर कहें कि हमें नेशनल कॉन्फ्रेंस की विचारधारा मंजूर नहीं है, तो इतने सालों तक उस विचारधारा के साथ आप रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ बिल्कुल मेल नहीं खाती है, तो कहीं ना कहीं इनके पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। लेकिन यह है कि जिस तरफ सत्ता होती है, कुछ पॉलिटिशियंस उस तरफ जाना पसंद करते हैं। और हमने जब
बात की इनके नए प्रोविंशियल प्रेसिडेंट से, रतन लाल गुप्ता से, तो उनका भी यही कहना था कि हो सकता है विचारधारा को लेकर के बदलाव आया हो, लेकिन सच्चाई यह है कि अगर आप एक विचारधारा के साथ 3-3, 4-4 दशकों तक चलते हो और अचानक बदलाव कैसे आ जाता है। बिल्कुल विनोद जी, जिस तरह से आपने विचारधारा की बात की है, यहाँ पर कमल अरोड़ा ने कल ये बात कही है कि अगर गुपकार अलायंस के लोग एकजुट होकर एक साथ मिल सकते हैं तो यहाँ पर ये लोग एक साथ मिलकर क्यों नहीं रह सकते। तो यहाँ पर भी क्या विचारधारा की ही बात आती है, किस ओर संकेत करती है उनकी ये पंक्ति? देखिए, जम्मू डिक्लेरेशन एक नई टर्मिनोलॉजी दी गई है और उसमें क्या है क्या नहीं है ये कुछ भी स्पष्ट नहीं करते। जम्मू के लिए अगर आपने करना होता तो आप उस पार्टी के साथ इतनी देर तक बने रहे, उतना बेनिफिट भी आप लेते रहे उस पार्टी के साथ जो हमेशा ही ऑटोनॉमी की बात करती रही है और ऐसी बातें करती रही है जो देश के हित में नहीं होती रही है। आतंकवादियों का भी समर्थन कई बार किया है। आज भी जब उन लोगों का समर्थन किया जा रहा है, उनको प्रोटेक्ट करने की बात की जा रही है जो पाकिस्तान के जीतने पर पाकिस्तान का राष्ट्रीय गान गाते हैं, जीवे जीवे पाकिस्तान की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं इनके पास ऐसा कोई जवाब नहीं है जिससे वो किसी को संतुष्ट कर सके। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारी देने के लिए। तो जिस तरह से लगातार एनसी को बड़े झटके लग रहे हैं, इस बीच जहां लगातार अब पार्टी भी कोशिश कर रही है कि इस बिखराव को जो है रोका जा सके और साथ ही साथ जिस तरह से पार्टी में एक तरह से फेरबदल जो है ये देखने को मिल रहा है, उस पर भी रोक लगाने की पूरी कोशिश अब एनसी कर रही है। चलिए अब इसी के साथ रुक करते हैं अगली खबर की ओर और बात करते हैं जम्मू कश्मीर बैंक की। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर बैंक जो है एक बार फिर सवालों के घेरे में खड़ा हो चुका है, जहां जम्मू कश्मीर बैंक सिक्योरिटी गार्ड्स जो है वो अब सड़कों पर उतर चुके हैं। कंपनी के खिलाफ वेतन पर कुल्हाड़ी मारने का आरोप भी लगाया जा रहा है। वहीं पर उनकी अगर बात करें, ये कहा जा रहा है कि वेतन को बढ़ाने की बजाय जो है उसे घटाया जा रहा है और जम्मू में कंपनी के खिलाफ अब लगातार प्रदर्शन किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर बैंक की अगर बात करें तो इनके अंडर जो भी सिक्योरिटी गार्ड काम करते हैं उनका ये मुद्दा है। काफी देर से ये मांग की जा रही थी कि इनकी जो वेतन जो है उसमें एक तरह से स्टेबिलिटी होनी चाहिए, लेकिन जिस तरह से वेतन जो है बढ़ना चाहिए था, लेकिन अब देखने को ये मिल रहा है कि वेतन जो है इनका घटाया जा रहा है। अब इन सिक्योरिटी गार्ड्स की अगर बात करें तो अपनी आवाज जो है लगातार ये उठा रहे हैं और कोशिश ये की जा रही है कि अपनी जो मांग है उसे जरूर पूरा करवाया जाए। किस तरह से आज प्रदर्शन जो है यहाँ पर किया जा रहा है और किस तरह से मांग जो है यहाँ पर रखी जा रही है, चलिए इसी पर तमाम बातचीत करते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता अनिल जुड़ चुके हैं। अनिल, आपसे जानना चाहेंगे जेके बैंक के जो भी ये सिक्योरिटी गार्ड्स हैं जिनका ये मामला सामने आया है, क्या कुछ पूरा मामला है और क्या कुछ कहा जा रहा है जहां पर वेतन से भी जुड़ी हुई बात जो है वो सामने आ रही है? सर्विसमैन हो या तमाम इनके साथ जुड़ा हुआ जितना भी वर्कर्स है वो लगातार आज जम्मू के अंदर जो है जेके बैंक जोनल ऑफिस के बाद जो है सड़कों पर जो है प्रदर्शन कर रहा है और लगातार मांग ये कर रहा है कि हमारी मांगों पे मुख्य मांगों को सुना जाए और गवर्नर साहब से अपील कर रहे हैं। हालांकि मैं इनसे बातचीत करना चाहूंगा कि इनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, विस्तार से जाना चाहिए। सर, क्या आज जो लगातार सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं और हर समय सशक्त कोरोना के समय भी आपकी सेवाएं प्रदान की है, जब काफी मुश्किल समय था, आज सड़कों में प्रदर्शन की क्या मुख्य मांग क्या है और क्या अपील करना चाहेंगे गवर्नर साहब? देखिए जी, सबसे पहली बात तो हम अपना ये नसीब माने, क्या माने, हम एक गार्ड चौकीदार है, मोदी साहब के चौकीदार। तो हम सब भी ड्यूटी कर रहे थे जब हमारा यहाँ नानक नगर सेक्टर 12 में एक मर्डर हुआ था कार का, जो कैश पूछने के लिए आए थे, तो मेरा साथी था, मैं वहीं ड्यूटी करता था। तो मेरी सुबह की ड्यूटी हाइट में होती थी जिसका राजकुमार समझ लिया। अब सुबह जब मैं पहुंचा हूँ अपनी ड्यूटी पर, आगे राजकुमार का मर्डर, हम अपने जान देकर की रक्षा करते हैं, प्रॉपर्टी की रक्षा, हर की रक्षा करते हैं, जो हमारा नसीब है चौकीदार। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, अब एजेंसी का काम है कि वो बढ़ा के पेमेंट देती है। तो हमको 10,000 मिलता था, जिसमें 1,000 जब करता था, 500 रुपया उसका मेडिकल का जाता था, हमारे कोर्ट में 8500 रुपया। अब जब इनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ, इन्होंने एक ऐसी एजेंसी को कॉन्ट्रैक्ट किया जिसने 6600 रुपया से हमारे नेचुरली बैंक को सोचेगा जहाँ उसको फायदा हो उसी को देगा। अब 66 जिसको 8500 रुपया अकाउंट में आ रहा है,
6600 में कैसे ड्यूटी करेगा? ये शायद दिवाली का गिफ्ट दे रहे हैं हम लोगों को। 111 रुपये पेट्रोल भरवा करके हम लोग पारसपुरा से क्या होता। तो बस हमारी कोई ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। हम कोई 20,000 नहीं मांग रहे, 15,000 नहीं मांग रहे या लाख रुपया नहीं मांग रहे। मैं आपके चैनल के थ्रू गवर्नर साहब को और मोदी साहब को अगर वो सुन रहे हो तो या चेयरमैन साहब देख रहे, यही हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। छोटे आदमी है, फरियाद ही कर सकते हैं कि गार्ड की सैलरी कम से कम 10,000 होनी चाहिए और जो गनमैन बेचारा गन लेके चलता, पूरी कैश की रक्षा करता, उसकी सैलरी 15,000। देखिए चेतन जी, साफ तौर पर दिवाली का समय है और इनका ये कहना है कि ये कहीं ना कहीं बैंक वालों की तरफ से जो है एक बोनस दिया गया है। हालांकि आप इस समय जानते हैं कि महंगाई जो है वो चरम सीमा पर है और पेट्रोल डीजल की कीमतें आप जान सकते हैं, पढ़ाई की कीमतें आप जान सकते हैं। और इनका यही कहना है कि गवर्नर साहब से मुख्य मांग ये कर रहे हैं कि जहां इस चीज को बढ़ाना चाहिए था, सैलरी को बढ़ाना चाहिए था, आज वो समय आ चुका है कि उन सभी चीजों को जो है घटाया जा रहा है। और ये तमाम कर्मचारी जिनके चेहरों पर खुशी होनी चाहिए थी, आज वो उदासी पूरी तरह से यहाँ पर छाई हुई नजर आएगी। और लगातार ये आज इसीलिए धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं। और जिस तरह से हमने आपको पूरी तरह से विस्तार से बताने की कोशिश की है, लगातार जहाँ पर दिवाली का इनको बोनस मिलना चाहिए था। बिल्कुल अनिल, ये भी जानना चाहेंगे कि क्या कुछ कारण बताया जा रहा है कि आखिर इन सिक्योरिटी गार्ड्स का वेतन कम क्यों किया गया है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इनका वेतन इसीलिए कम किया जा रहा है कि एक नई सिक्योरिटी एजेंसीज को जो है ये नया टेंडर दिया गया है। और जिस तरह से हमारे साथ बातचीत कर रहे थे शख्स, और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरह से लगातार जब नया टेंडर किया गया, उसी के दौरान जो है इनकी जो वेतन है उसमें कम किया गया। और वेतन कम करने के कारण जो लगातार आज इसी के कारण जो है आज सड़कों पर निकले हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। जेके बैंक जो जोनल ऑफिस है वहां उसी के बाद जो है प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। और लगातार ये साफ वो चेहरे आप देख सकते हैं जो लगातार मुख्य मांगों पर आज आपको सामने साफ तौर पर नजर आएंगे। बिल्कुल अनिल, क्या गवर्नर साहब से क्या अपील करना चाहेंगे आप? सर, हमारी गवर्नर साहब से यही अपील है कि हमारी पहले से ज्यादा वटी नहीं कम कर दी सर। क्या लगता है ये दिवाली का तोहफा है? हाँ सर, ये दिवाली का तोहफा नहीं है। किस तरह से घर परिवार को पालेंगे आप? सर, किस तरह से घर परिवार को पालेंगे आप? क्या करेंगे, मजदूरी तो करनी पड़ेगी हमको। ये दिवाली क्या समझे, ये दिवाली का तोहफा? दिवाली का तोहफा हमको ये मिला है, मुझे हमको बोनस मिलता है, लेकिन हमसे जो है ना पैसा दिया गया है, हमारा ये मिला है। देखिए चेतना जी, साफ तौर पर जो है बैंक की अगर हम बात करें, यहाँ पर जो है एक फैसला अच्छा होना चाहिए था। कहीं ना कहीं वो सिला जो है, जो सेवाओं का सिला जो है वो आज इस तरह से मिला है। बिल्कुल अनिल, साफ तौर पर देख सकते हैं कि लोग परेशान हैं। और जिस तरह से जेके बैंक सिक्योरिटी गार्ड्स लगातार अभी अपील कर रहे हैं कि गवर्नर साहब जो है वो इनकी बात जरूर सुने और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इनकी बात जरूर सुने। बहुत बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारी देने के लिए। तो जिस तरह से जेके बैंक सिक्योरिटी गार्ड्स का ये मसला जो है सामने आया है, प्रदर्शन जो है किया जा रहा है, लाइव तस्वीरें हमने आपके साथ साझा करने की कोशिश की है कि किस तरह से ये जन जो है अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। वहीं देश के अन्य राज्यों की तरह जम्मू में भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में अब कुछ ज्यादा फर्क नहीं रह गया है। जम्मू में पेट्रोल के दाम जहां 108 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर पहुंच गए हैं, वहीं डीजल की भी 99 रुपए 4 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से बिक्री हो रही है। यहां ये कहना भी गलत नहीं होगा कि अब दिवाली पर लोगों का दिवाला निकलने लगा है। सरकारी मुलाजिमों को तो सरकार समय समय पर महंगाई भत्ता देकर उन्हें राहत पहुंचा रही है, लेकिन इस महंगाई ने प्राइवेट सेक्टर के मुलाजिमों का जीना मुहाल करके रख दिया है। आम आदमी के लिए अब 2 पहिया वाहन तक रखना मुश्किल हो गया है और कारों का शौक रखने वालों को भी अब दिन में तारे नजर आने लगे हैं। ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी के साथ साथ रोजमर्रा की चीजें भी महंगी हो चुकी हैं और लोग सरकार की नीतियों को जमकर लताड़ लगा रहे हैं। भैया, हम लोगों के लिए तो काम करना भी है, हम लोग कमाएंगे क्या और खाएंगे क्या। ऊपर से आप देख रहे हो जैसे कि आजकल है, काम तो है नहीं है, पहले कोविड की वजह से हो गया, अभी इन्होंने महंगाई कर दी। दाल सब्जियों के रेट आप खुद देखो, और तेल का जो गरीब बंदा जाएगा वो शाम को कमा के क्या लाएगा। सरकार को चाहिए कि थोड़ा बहुत देखना चाहिए, गरीब पॉपुलेशन की तरफ भी देखना चाहिए। कम क्यों भैया, महंगाई तो हो ही रही है। पहले हम काम पे जाते थे तो
दिन में 50 का लगता था, अब 75 का लग रहा है। ठीक है ना, महंगाई तो है ही। सरकार को यही मैसेज है कि थोड़ा गरीब आदमी के बारे में सोचे और पेट्रोल की कीमतें कम करे। मेट्रो का किराया बढ़ रहा है, हमारा खर्चा बढ़ रहा है, पेट्रोल का इतना खर्चा तो क्या करेंगे। बस गड्डी चलाओ ना, गवर्नमेंट ने रेट बढ़ाना नहीं, किराया तो बढ़ाना नहीं है। अस की करिए, अस भी चुका ने सर, घर तो चलाना है ना। हाँ तो चलाने क्या करना फिर, हूं तेल तो बाकी बड़ा महंगा ही है। सरकार ने क्या करना, सरकार अगे जो करा दी तेल सरे ने कुत्ते सारे तेल महंगे ही हैं। रोशनी के त्योहार दीपावली को अब मात्र 3 दिन शेष रहते जम्मू में पटाखों के स्टॉल सज गए हैं। पिछले कुछ सालों की तर्ज पर इस बार भी जम्मू स्थित महाराजा हरि सिंह पार्क के नजदीक जेडीए की जमीन पर पटाखों के स्टॉल लगाने की इजाजत दी गई है। होलसेलर और रिटेलर इन 3 दिनों में कितनी कमाई कर पाएंगे, ये आने वाले समय में ही बताया जाएगा। पटाखों के कारोबारियों की माने तो कोरोना की वजह से पटाखों का निर्माण करने वाली इकाइयां बंद रहने के कारण इस बार माल कम आया है। खास बात यह है, इस बार भी ग्रीन पटाखों का ही जोर रहेगा, और क्योंकि प्रदूषण फैलाने वाले पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। कोविड की वजह से फैक्ट्री बंद रही, उसकी वजह से माल कम तैयार हुआ है, वैरायटी कम है। शॉपिंग स्टार्ट है, लेकिन कस्टमर को आएगा। दिवाली बंडे शो हो चुका है, तो 2-3 तारीख को ही कस्टमर निकलेगा। हमने तो 31 की परमिशन है हमें, हमने दुकानें हमने बना दी है और माल बना दी है। फर्क तो काफी पड़ेगा सर, उम्मीद तो ना उम्मीद ही हो रहा है कि ये व्यापार तो खत्म ही हो गया है कोविड की वजह से। चलो नेचुरली थोड़ा बाजार खुला है, सिस्टम थोड़ा सा हिला है, तो देख रहे हैं हम क्या बनता है। हाँ महंगे हुए सर, ये कोविड की वजह से ही हुआ है। वैसे महंगी कौन सी चीज नहीं हुई मोदी के राज में, सब कुछ महंगा ही हुआ। उसकी जय जयकार, फिर भी जय जयकार। लोगों को यही बोलना चाहता हूँ कि ग्रीन क्रैकर्स जलाएं और कम से कम मतलब पोल्यूशन काफ़ी कम फैलाएं। और मतलब जो थे जो पोल्यूशन वगैरह फैलाते थे वो सब बैन हो चुके हैं और वो हमने रखे भी नहीं है मतलब। और लोगों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि बच्चे मतलब बड़े बड़े क्रैकर्स नहीं चलाएं। जम्मू के जीएमसी अस्पताल में स्थापित कोविड सेंटर में अब कोरोना की जांच के मामलों में बेहद कमी आ चुकी है। महामारी का प्रकोप कम होना तो इसकी वजह बताया ही गया है, साथ ही साथ ज्यादातर लोगों के वैक्सीनेट होने को भी इसका कारण माना जा रहा है। इस कोविड सेंटर में जहां महामारी के भारी प्रकोप के दौरान रोजाना सैकड़ों की संख्या में सैंपलिंग की जाती थी, वहीं अब आरटीपीसीआर के रोजाना करीब 75 सैंपल लिए जा रहे हैं और रैपिड टेस्टिंग का आंकड़ा भी 50 रह गया है। हालांकि बाहरी जिलों या फिर गंभीर मरीजों की कोविड जांच में कोई भी कटौती नहीं बरती जा रही है। ज्यादा तो दूर के हैं, सिटी के काम है, क्योंकि उन्होंने वैक्सीनेटेड हो गए हैं, तो वो काम ही होते हैं। जहाँ से दूर दराज के इलाकों से जो पेशेंट होते हैं वही होते हैं, या फिर स्टूडेंट आते हैं। अभी पेशेंट तो कम आ रहे हैं, पर अपनी सेफ्टी के लिए मास्क ना उतारें और सैनिटाइजर का यूज करें। मास्क यानी मुंह से उतारना ही नहीं है, कहीं भी जाना क्लोज वाली एरिया पे तो मास्क डाल के रखें। और हॉस्पिटल में आए तो तकरीबन 100% मास्क डाल के आए। और बच्चों को तो कोशिश करेंगे हॉस्पिटल आए ही ना। बागवानी विभाग के सहयोग से किसान वर्ग अब पारंपरिक खेतीबाड़ी से हटकर कुछ ऐसे फलों की खेती की ओर रुझान बढ़ा रहा है जिससे उन्हें बेहद फायदा हो रहा है। यहां हम बात कर रहे हैं स्ट्रॉबेरी की खेती की, जिसके लिए बागवानी विभाग भी किसानों को प्रोत्साहित कर उन्हें सब्सिडी भी मुहैया करवा रहा है। किसानों का कहना है कि धान और गेहूं से ज्यादा फायदा उन्हें स्ट्रॉबेरी की खेती में हो रहा है। स्ट्रॉबेरी की खेती पहली बार कर रहा हूँ। ये डिपार्टमेंट में हमें प्रोत्साहन दिया है कि हम स्ट्रॉबेरी की खेती करें, जिससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा और थोड़ा ये मूंजी और कनक से हट के फसल होगी, इसमें जिम्मेदारों को बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। डिपार्टमेंट 13,000 रुपये कनाल का हमें सब्सिडी दे रहा है और अभी मैं पहली बार लगा रहा हूँ। कोशिश करेंगे कि आगे के लिए भी ये जारी रखें। काफ़ी बेनिफिट हुआ। लास्ट टाइम चलो कोरोना से थोड़ा सा नुकसान हो गया, बट हमने हिम्मत नहीं हारी, दोबारा हमने ये स्ट्रॉबेरी की खेती की है और आशा करते हैं कि आगे हमें काफ़ी बेनिफिट होगा। इसमें डिपार्टमेंट भी हमारा काफ़ी साथ दे रहा है
उनकी काफ़ी हेल्प है। 13,000 रुपये पर कनाल के वो हमें सब्सिडी वगैरह भी दे रहा है, हेल्प कर रहा है किसानों की। और मेरे हिसाब से लास्ट टाइम से इस टाइम काफ़ी किसान जुड़े हैं हॉर्टिकल्चर के साथ और उनका स्कीम्स का बेनिफिट भी ले रहे हैं काफ़ी। हाँ, मैं किसानों को यही कहना चाहता हूँ कि इस डिपार्टमेंट के साथ जुड़ें और स्कीम्स का बेनिफिट लें। और इसमें ये कैश क्रॉप है, काफ़ी बेनिफिट है, तो किसानों को यही अवेयर करना चाहता हूँ कि आएँ, जुड़ें, स्ट्रॉबेरी से ज़्यादा लगाएं तो अपना ये बेनिफिट लें। पौधा सोलन से ला रहे हैं पौधे, तो किसानों डिपार्टमेंट काफ़ी हेल्प कर रहे हैं। पौधे लेने में भी किसानों की हेल्प कर रहा है डिपार्टमेंट। चलिए, जम्मू कश्मीर के खास बुलेटिन में वक्त हो चला है अलविदा लेने का। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। थोड़ा